हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। ये टॉपिक रह गया था हमारा स्टाफिंग प्रोसेस और ये हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस नहीं किया था। प्लस ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और इट इज़ लाइकली 90% ये आएगा ही आएगा एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसके बेसिकली 9 स्टेप्स हैं। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल ओनली। तो जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, तब भी हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए। और अगर एक एग्जिस्टिंग भी ऑर्गेनाइजेशन है तब भी हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। तो बेसिकली स्टाफिंग जो होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा। तो जब भी हमने अब स्टाफिंग करनी है तब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मैन पावर रिक्वायरमेंट है कितनी, कि फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं और हमें अब कितने चाहिए हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कितने चाहिए हैं, उसके बाद देखोगे बेसिकली कितने हैं मेरे पास, एंड देन माइनस करके हम निकाल लेते हैं कि इतनी सीट्स वेकेंट हैं। ठीक है, सो जानने के लिए ना हम क्या करते हैं, दो चीज़ें हैं हमारे पास। मैन पावर प्लानिंग इन्वॉल्व्स टू टेक्निक्स, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है, वर्कलोड का मतलब है कि कितना लोड है उनके ऊपर, और वर्क फोर्स मतलब कितने लोग हैं उस लोड को संभालने के लिए। ये ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देन आफ्टर डिटरमाइनिंग द मैन पावर नीड, एक एफर्ट किया जाता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन्स अवेलेबल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि मैन पावर नीड है कितनी। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 वो चाहिए, लेबर चाहिए या वर्कर्स चाहिए, और उसके बाद आप देखोगे ऑलरेडी मेरे पास 58 वर्कर्स काम कर रहे हैं। ऐसी एक जस्ट फिगर, इसको माइनस करके आप निकाल लोगे कि मेरे को अब कितने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट। सेकेंड स्टेप होता है रिक्रूटमेंट, हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर लिया है। इसकी ये डेफिनेशन है, बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। इसमें क्या क्या होता है, हम क्या क्या देखते हैं रिक्रूटमेंट में, कि पहले तो डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ से लेबर हम इकट्ठी कर सकते हैं, फिर इवैल्यूएशन करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं मोस्ट सूटेबल सोर्स, फिर इनवाइट करते हैं वहाँ से। पहले हम देखेंगे कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, फिर सारे सोर्सेज को इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा सही है, फिर एक सिलेक्ट करेंगे और फिर इनवाइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन। जो थर्ड है वो है सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, हम जो भी एप्लीकेंट्स रिक्रूट किए गए थे, अब हम उनमें से एक या दो, मतलब जितने भी लोग, सॉरी हमें रिक्वायरमेंट है जितने लोगों की, उतने लोग हम सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली अगर आपको डिफरेंस भी आ जाए तो सिलेक्शन एक नेगेटिव वो होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम लोग निकाल देते हैं एप्लीकेंट्स जो सही नहीं है उसको हम निकाल देते हैं, और जो रिक्रूटमेंट था वो पॉजिटिव था, क्योंकि उसमें हम बुला रहे हैं लोगों को, उसमें एडिशन होती है, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड द नेचर ऑफ वर्क मस्ट मैच। जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो एबिलिटी है, वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं उस जॉब के लिए, एंड द राइट मैन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द राइट जॉब। वो सारे ऑब्वियसली वो हर चीज में बेटर परफॉर्मेंस देगा। नेक्स्ट कम प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब हमने एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया, अब बारी है कि उसको हम प्लेस करें, means occupying of post by the candidate for which he is selected. After selection, employee is given appointment letter, उसको appointment letter दे देते हैं, and is asked to occupy the vacant job position. अब ओरिएंटेशन क्या होती है, ये वर्ड शायद आपके लिए नया है। ओरिएंटेशन मतलब एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है 2 दिन का ना, जब एक अगर एक बड़ी कंपनी है बेसिकली, जहाँ एक एम्प्लॉय एंटर करता है, तो वहाँ पे करता है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ उसको मतलब बताता है कि हाँ ये इसका नाम है और ये ऐसी इसकी क्वालिफिकेशन है, ये यहाँ यहाँ से आया है। ठीक है, तो उसको फ़ैमिलियर कराते हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से, और ऑल्सो उसको पूरा ऑफिस दिखाया जाता है कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ है, सो दैट वो इंट्रोड्यूस हो सके और मतलब क्या कहते हैं कंफर्टेबल हो सके। सो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ना, अगर आपने कभी सुना हो एक बड़ी फर्म हो या गवर्नमेंट जॉब में, तो बेसिकली ऐसा होता ही है कि पहले प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, पहले उसको प्लेस किया, फिर उसको ओरिएंटेशन करी कि सब लोगों से मिलवाया, उसके बाद ना कुछ 2 वीक्स का या 1 वीक का
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो भी जिस भी जॉब के लिए उसको रखा गया है उसकी ट्रेनिंग दिलाई जाती है उसको। प्रोसीजर ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होगा और एंटरप्राइज को भी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, उसका करियर डेवलप होता है, उसको और कुछ सीखने को मिलता है। और एंटरप्राइज को क्या है कि जैसे अगर वो ट्रेनिंग देगा तो काम बिल्कुल सही होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एम्प्लॉय की, तो ऑब्वियसली एंटरप्राइज अर्न करेगा प्रॉफिट्स। ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशंस में हैव इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स। ये हम बाद में पढ़ेंगे भी कि ऑफ द जॉब, इन द जॉब मेथड होते हैं ट्रेनिंग के। इन हाउस ट्रेनिंग का मतलब है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रेनिंग होती है। कई बार होता है कि कुछ इंस्टीट्यूशन बना रखे होते हैं उन्होंने सेपरेटली, बेसिकली गुड़गांव साइड और बहुत जगह आप देखोगे वहां पे बने होते हैं इनके इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े, जहाँ पे ये अपने एम्प्लॉयज को भेजते हैं और को ट्रेनिंग दिलाते हैं। इससे नॉट ओनली दे गेट मोटिवेशन बट ऑल्सो दे दीज improve efficiency of work also. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। वेरी इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज मतलब बढ़ाएंगे नहीं, प्लस उनको उसको बताएंगे नहीं कि तू कितना अच्छा काम कर रहा है, तब तक ना उसको पता चलेगा। वो कह रहा है मैं कब से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मतलब मुझे कोई उस चीज़ की प्रेज ही नहीं देता, तो वो क्यों करेगा मेहनत? ठीक है। तो जब ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब, जब उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, समटाइम्स देर इज अ नीड दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मस्ट बी इवेलुएटेड। अब जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है ना, वो हमेशा ऐसी नहीं होती कि हाँ हमेशा हमने उसको प्रमोशन के बारे में ही बताना है या फिर उसको अच्छा अच्छा ही बताना है, उसकी हमने डेफिशिएंसीज भी बतानी होती है। ठीक है। इस पहले ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड्स आर मेड नोन टू एम्प्लॉयज। पहले उसको बता देते हैं कि तुझसे ये हमने काम करवाना है और ऐसे कराना है, ये होनी चाहिए इसकी क्वालिटी, और उसके बेसिस पे उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर नॉट ओनली द क्वालिटीज बट डेफिशिएंसीज आर आल्सो इवैल्यूएटेड सो दैट ही इम्प्रूव्स हिज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन का तो मतलब पता ही है सबको कि उसको हायर जॉब पे लेके जाना विद मोर पे, मोर सेटिस्फैक्शन एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। एंड परफॉर्मेंस generally on the basis of feedback report of employees performance, they are given promotion and opportunities for higher positions. अब इसमें क्या होता है, करियर प्लानिंग और प्रमोशन कैसे कैसे दोनों हैंड इन हैंड चलती है, क्योंकि जब प्रमोशन होएगी तभी उसका करियर सही चलेगा और करियर में बढ़ोतरी आएगी। सो करियर प्लानिंग, और जैसे जब वो फॉर एग्जांपल वो एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहता है, तो जब वो नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तब वो उसके रिज्यूम में लिखा जाएगा ना वो कितनी बार प्रमोट किया गया। देन कम्स कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फेयर सैलरी। कंपनसेशन का बेसिकली मतलब होता है सैलरी, ठीक है, और वेज जो भी उसको मिल रहा है। और इसमें सिर्फ सैलरी नहीं आती, इसमें बोनस भी आता है, बोनस, इंसेंटिव्स और ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फेयर सैलरी सो दैट वो अपना घर चला सके बेसिकली। दिस मीन्स दैट जॉब्स मस्ट बी इवेलुएटेड एंड उसके हिसाब से जो उसका बनता है वो देना चाहिए। देन दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो यही होगा वेजेस सैलरी, और इनडायरेक्ट पेमेंट्स कि उसको मेडिकल फैसिलिटी दे दी, इंश्योरेंस दे दिया, ठीक है, या फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे दिए, ये सब अलग से। Then managers must fix the right compensation on the basis of qualification and type of job. ऐसा ना हो कि काम उसे इतना इतना करा रहे हैं पर कुछ मिल नहीं रहा उसे। Then separation. It is the last step in the process of staffing. It means separating the employees from their job. काफी काम कर लिया उसने, अब उसको आराम देना। और ये 4 तरीकों में हो सकता है। रिटायरमेंट कि बंदे ने काफी काम कर लिया, 60 या 60 या 65 ईयर्स का हो गया एंड नाउ ही कैन रिटायर। टर्मिनेशन मतलब उसको निकाल देना, टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेशन मतलब निकाल देना नहीं होता, क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जब टर्मिनेट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसका कॉन्ट्रैक्ट था 10 ईयर्स का, टर्मिनेट हो गया, रिन्यू नहीं करना हमने, उसको निकाल देते हैं। देन रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट तब की जाती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास या तो पैसे नहीं है देने के लिए, ठीक है, या फिर उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है,
कंपनी बंद हो रही है तो रिट्रेंचमेंट कर दी जाती है या फिर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। फिर एफर्ट शुड बी मेड टू कीप द सेपरेशन रेट एट अ रीजनेबल लेवल। ऑब्वियसली क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन काम सिखाती है, इतना कुछ कराती है, ठीक है, उसके बाद उसको निकाल देना मीन्स एक नया एम्प्लॉय लेके आना, उसको फिर से सारा प्रोसेस करने से तो बेटर है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको मेंटेन करो। सो दिस इज योर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। 9 स्टेप्स हैं, एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन वाइज इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। आप जैसे मर्जी करके सीक्वेंस याद करो पर सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। थैंक यू।